नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। केंद्र को नहीं थी मसर्रत की रिहाई की खबर। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा, देश की अखंडता से समझौता नहीं। पीडीपी ने रिहाई को बताया जायज। लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल पर सरकार ने दिए नरमी के संकेत। विपक्ष का कड़ा रुख कायम। कांग्रेस ने की स्थायी समिति में भेजने की मांग। सिडनी में भारतीय महिला की हत्या मामले में बनी विशेष जांच टीम। पुलिस का नस्ली हिंसा से इनकार। ऑस्ट्रेलिया सरकार के संपर्क में विदेश मंत्रालय। शेयर बाजार में 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट। 604 अंक टुढ़का सेंसेक्स। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की आशंका का असर। और विश्व कप में इंग्लैंड को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश। कल आयरलैंड से भिड़ेगा भारत। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। तमाम विरोध के बावजूद भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई। सरकार ने 2013 के कानून में बदलावों को सही ठहराते हुए सुझाव पर नरमी के संकेत दिए हैं, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। इस बिल पर चर्चा कल भी होगी। बिल पर कांग्रेस का विरोध जारी है और पार्टी इसे स्थायी समिति को भेजने के पक्ष में है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने सोमवार को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक लोकसभा में चर्चा और पास करने के लिए पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान सरकार ने कहा कि वो लचीला रुख अपनाने को तैयार है। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि ये विधेयक राज्य सरकारों की मांग पर लाया गया है। इसके बावजूद केंद्र सरकार नए संशोधन और सुझावों को विधेयक में शामिल करने को तैयार है। We are here to protect the interests of the farmers. That's the only submission I want to make to the House, and I request all of us, let us not politicalize this issue. Let us not politicalize this issue. Let us discuss on the merits of the case, give meaningful suggestions. The government is open to new ideas and new suggestions. विधेयक पर बहस की शुरुआत सीपीआई के सीएन जयदेवन ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लाने की जल्दी की गई। The NDA government is giving this as a reason for bringing in the ordinance. But the question is, why did they wait till December 31st, 2014? If the amendments were in favor of the poor, they should have brought it as a bill in parliament and passed it unanimously. बहस में हिस्सा लेते हुए विपक्ष ने सरकार की दलीलों पर सवाल उठाए। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आरोप लगाया कि सरकार गरीब और किसानों के साथ देश की खाद्य सुरक्षा भी खतरे में डाल रही है। आपने कहा था कि इस अध्यादेश के पीछे कई कारण हैं। पहली बात, देश की सुरक्षा। दूसरी बात, किसानों को पूर्ण मुआवजा दिया जाएगा। और तीसरी बात, कुछ मामूली त्रुटियां हैं जिन्हें हमें हटाना होगा। इन तीनों चीजों का कोई प्रमाण नहीं है। बीजू जनता दल, एआईएडीएमके और तृणमूल कांग्रेस ने भी सरकार पर निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। We have strong reservations about your move to include private hospitals and private educational institutions for the purpose of becoming eligible for getting acquired land. I always wonder, development for whom? Is it development for an Adani or for an Ambani or for a Ruia or for a Wadia? Sir, I make it very clear to all of my friends here who are here that please, all you, from the core of your heart, oppose the bill for safeguarding the interest of the farmers of the country itself. लोकसभा से यह बिल पास कराने में सरकार को परेशानी नहीं होगी, लेकिन उसे विपक्ष के साथ सहयोगी दलों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ टीएमसी के लोकसभा में सांसद सौगत राय साहब मौजूद हैं। सौगत साहब, स्वागत है आपका। सबसे अहम जो है कि जिस तरीके से सरकार
अब कुछ संकेत दे रही है कि सुझावों को मानेगी, यानी कि जो विपक्ष ने करीब लोकसभा में 52-55 संशोधन दिए हैं उनमें से कुछ पर विचार करने को तैयार हैं। क्या होगा पार्टी का रुख आपकी, और किस तरीके से इस पूरे मसले पर आप सरकार के साथ या फिर उसके विरोध में खड़े होंगे? नहीं, हम लोग तो ये अमेंडमेंट बिल जैसे आए हैं उनकी पूरा विरोध में हैं। सरकार ने कुछ हिंट्स दिया है, लेकिन वो क्या बदलाव ये बिल में आएगा लाएगा ये तो हमें अभी पता नहीं है। तो बिना हमें बताए कैसे हम हाँ या ना कर सकते हैं। लेकिन अगर बिल को बारे में चर्चा करें तो अब देखिए कि 4 नया चीज लाए हैं। 5 तरह का प्रोजेक्ट में वो कहते हैं कि चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब चैप्टर 2 क्या किस बारे में है? जहां पर एक जमीन लेने के पहले उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा। और 3 क्या है? चैप्टर 3 है खाद्य सुरक्षा के बारे में कि मल्टीक्रॉप लैंड नहीं लिया जाएगा एकदम सुपर इमरजेंसी नहीं होने से। तो ये 5 तरह का प्रोजेक्ट के लिए ये दोनों ये लोग निकालने चाहते हैं। और जो सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये पूरा कॉन्सेंट क्लॉज को निकालने चाहते हैं। ये पहले बिल में बोला गया था 2013 का कि अगर सरकार कोई प्राइवेट पार्टी के लिए जमीन अधिग्रहण करने चाहते हैं तो प्राइवेट पार्टी के लिए कम से कम 80% किसानों को, जमीन का मालिकों को सम्मति होना चाहिए, और पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए 70% लोगों को सहमति होना चाहिए। तो ये बिल तो ये दोनों ही निकाल देते हैं 5 तरह का प्रोजेक्ट के लिए। पहले जो 2013 का बिल था उसमें पहले ही रेलवे प्रोजेक्ट्स और कुछ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स का छूट था। अगर ये 5 प्रोजेक्ट के लिए सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और फूड सिक्योरिटी निकाला दिया जाएगा तो बिल का कोई माने नहीं रहेगा, पूरा बिल एकदम यूजलेस हो जाएगा। तो ऐसे में स्वागत साहब, क्योंकि सरकार की दलील ये है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पत्र लिखा था कि जो पुराना बिल था अगर उसमें संशोधन नहीं होता। आज वेंकैया नायडू भी बोल रहे थे जी, वेंकैया नायडू भी आज बोल रहे थे इसको कोई साबित नहीं है। वो कह रहे हैं कि गडकरी जी जब रूरल डेवलपमेंट का चार्ज में थे वो कोई मिनिस्टरों का बैठक बुलाया और उसमें क्या राज्य बोला कि ये बिल को संशोधन होना चाहिए। तो कौन राज्य क्या बोला था वो हमारा सामने लाया जाए। उस पर तो कोई पेपर्स हमें नहीं दिया गया। ये केवल बदलाव लाया और बोलता राज्य सरकार ने मांगा था। कौन राज्य क्या मांगा था ये तो हमें पता नहीं है। तो ये उनका कोई तर्क मानने का लायक नहीं है और हम मानेंगे कि नहीं जब तक सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं होगा। और 3 चीज, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, फूड सिक्योरिटी और कॉन्सेंट क्लॉज, इसके बारे में कोई सेटिस्फैक्टरी रिजोल्यूशन नहीं होगा। हम जितना हमारे पास ताकत है उसको लेके हम बिल को विरोध करेंगे। स्वागत साहब, क्योंकि इसमें तकरीबन मैं कहूं कि पूरा विपक्ष एक सुर में दिख रहा है, एक राय दिख रही है, और जो खबरें आ रही हैं अलग अलग पार्टियों की बैठकों से, शिवसेना ने कहा है कि कल वो तय करेगी कि इस पर क्या करेगी लोकसभा में। कांग्रेस कह रही है कि अगर अमेंडमेंट होते हैं, पास भी हो जाते हैं, ये बिल पास होता तब भी वो चाहेगी कि उसका विरोध करेगी और सिलेक्ट कमेटी को भेजने की मांग करेगी। क्या आप लोगों का रुख भी यही रहने वाला है कि अगर बिल को सरकार पास करा लेती है लोकसभा में तो उसे राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी को भेजने की बात की जाए और आप उसके कांग्रेस के साथ, यानी जो मत है उसके साथ खड़े हों आप? नहीं, कांग्रेस का मत तो मैं सुना अभी टीवी पर। देखिए, हम तो चाहते हैं ये बिल को रिजेक्ट करने को। लोकसभा में शासक दल को बहुमत है, लेकिन उनके अंदर में भी बहुत
प्रॉब्लम्स है। शिवसेना इसका विरोध कर रहा है, अकाली दल भी इसको विरोध कर रहा है, और बीजू जनता दल जो न्यूट्रल स्टैंड लेते हैं सरकार के बारे में, वो भी विरोध किए हैं। कांग्रेस तो विरोध में थे। तो अगर ये बिल वो फिर लाने चाहते हैं तो उसको आइदर सिलेक्ट कमेटी में या स्टैंडिंग कमेटी ऑन रूरल डेवलपमेंट में फिर भेज दिया जाए। ऐसे कोई सुप्रिया सुले जैसे कोई लोग ये सुझाव भी दिए हैं, हम शायद तब मान जाएंगे। लेकिन द बिल इन इज प्रेजेंट फॉर्म is not acceptable because it takes away all the good things of the original bill of 2013. Let the government come clear on what they want, what they don't want, then we'll see. चलिए स्वागत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए इस पूरे मसले पर और अपनी पार्टी की राय जाहिर करने के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई के मसले पर केंद्र सरकार को आज संसद में विपक्षी दलों की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने मसरत की रिहाई से पहले केंद्र से मशविरा तक नहीं किया था और इस बारे में राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भी संसद के दोनों सदनों में इस मसले पर सफाई दी। उधर पीडीपी ने कहा है कि मसरत की रिहाई में कुछ भी गलत नहीं। संसद के दोनों सदनों में मसरत आलम की रिहाई के खिलाफ आक्रोश देखने को मिला। लोकसभा में विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए इस मसले पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग की, जिसके बाद गृहमंत्री और प्रधानमंत्री को बयान देना पड़ा। जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है, न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही हैं, न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही हैं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार ऐसी किसी भी हरकतों को स्वीकार नहीं करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के अलगाववादी नेता मसरत आलम की रिहाई पर राज्य सरकार से मिली रिपोर्ट से सरकार संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई हो, लेकिन दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद कायम है। गृहमंत्री ने कहा कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं होगा। भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की चाहे कितनी भी बड़ी कोई बड़ी ताकत क्यों न हो, उसको इजाजत नहीं दी जाती, और चाहे उसके लिए सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना होगा, हम न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन देश की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ करने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। इससे पहले विपक्ष ने मसरत आलम की रिहाई के मामले में जम्मू कश्मीर की सरकार में शामिल बीजेपी की भूमिका के साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर भी सवाल खड़े किए। जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने 120 लोगों का मारने का पूरा प्रयास किया, ऐसे लोगों को अगर आप रिहा करते जाएंगे तो बहुत बड़ा इस देश में फिर कोई बचेगा नहीं, और एक गंभीर मामला है। रिकंसिलिएशन करना है, उससे मैं बिल्कुल बराबर सहमत हूं, लेकिन इस तरह के जो चंद लोग हैं जो सिर्फ पत्थर मारने वालों में नहीं है, या जो माइंड है, मास्टर माइंड है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि पीडीपी ने मसरत की रिहाई के फैसले को जायज ठहराया है। शायद ही जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है या कंट्री के किसी भी स्टेट में ऐसा लीगल प्रोविजन है कि जहां पे किसी शख्स को कोर्ट से भी बेल मिला हो, उसके बाद आप उसको प्रिवेंटिव कस्टडी में भी रखते हैं, तो आप उसको पीएसए के तहत लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी इलीगैलिटी इन द ऑर्डर। उधर जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार में शामिल बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से मुलाकात करके अपना विरोध दर्ज किया। सईद ने भरोसा दिया है कि आगे से किसी की रिहाई का फैसला दोनों दलों की भागीदारी वाली एक समिति करेगी। मसर्रत दरअसल देशद्रोह सहित सभी 27 मामलों में जमानत मिलने के बाद शनिवार को जेल से बाहर आया था। अलगाववाद समर्थक मसर्रत को 2010 में कश्मीर घाटी में हुए उग्र प्रदर्शनों का मास्टरमाइंड माना जाता है। इन प्रदर्शनों में 120 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कीर्ति मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के विकास के लिए केंद्र की हर तरफ से संभव मदद का भरोसा दिया है। दिल्ली में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के सांसदों ने उनसे मुलाकात की। कर्ज राहत के मुद्दे पर हुई इस मुलाकात में प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ बेहतर तालमेल की हिमायती है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने ममता के इस कदम पर सवाल खड़े किए। पश्चिम बंगाल के खस्ता आर्थिक हालात के मद्देनजर सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोमवार को मुलाकात की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी की उनसे ये पहली मुलाकात थी। संसद परिसर में हुई इस मुलाकात के दौरान ममता ने पश्चिम बंगाल को कर्ज में राहत समेत केंद्र से विशेष आर्थिक मदद की मांग की। नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को विकास के मोर्चे पर हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। फूड फॉर सिक्योरिटी हो, चाहे हमारा ICDS प्रोजेक्ट हो, तो ये लोगों को इसका बारे में भी हम लोगों ने बातचीत किया। रेलवे प्रोजेक्ट का बारे में भी हम लोगों ने कहा कि हमारा मेट्रो रेलवे का बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी बंद होकर पड़ा है, तो इसका बारे में भी चर्चा किया है। प्राइम मिनिस्टर ध्यान से सुना है और उन्होंने ये आश्वासन जरूर दिया है कि बंगाल का परफॉर्मेंस में हम खुश हैं, हम कोशिश करेंगे, हम जितना भी मदद कर सकते हैं। इसके बाद ममता बनर्जी अपनी पार्टी के सांसदों के साथ भी प्रधानमंत्री से मिली। हालांकि राज्य की विपक्षी पार्टियों ने ममता की इस कवायद पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी would have attended the meeting of the Niti Aayog. There, then if bargain is there, economic package is there, or something you demand for some dues or overdues, then you should have asked for before the budget. ममता बनर्जी के मुताबिक 2011 में उनकी सत्ता संभालने से पहले ही राज्य भारी कर्ज में था। उनका दावा है कि तृणमूल सरकार के दौरान राजस्व में 2 गुना बढ़ोतरी हुई है। अपने 2 दिन के दिल्ली दौरे में ममता मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात करेंगी। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और बात प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका की 5 दिनों की यात्रा पर कल रवाना होंगे। इस दौरान भारत के इन देशों के साथ सामुद्रिक सुरक्षा और व्यापार बढ़ाने पर बात होगी। प्रधानमंत्री 13 मार्च से श्रीलंका यात्रा के दौरान गृहयुद्ध से प्रभावित जाफना जाएंगे, जहां भारत की मदद से तमिलों के पुनर्वास का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री श्रीलंका और मॉरिशस की संसद को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा की शुरुआत दक्षिण पूर्व अफ्रीकी देश सेशेल्स से होगी। 2 दिनों के दौरान सेशेल्स से शिखर वार्ता होगी और प्रधानमंत्री भारत की मदद से बने समुद्र तटीय राडार का उद्घाटन करेंगे। The naval chief recently visited Mauritius in January. He visited Seychelles in November last year. So I think there is a very close cooperation between the navies. Now, how this is formalized in terms of all the 4 countries, we will have to see after the discussions. इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस जाएंगे, जहां वो मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री वहां समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय पोत को समर्पित करेंगे। भारत मॉरिशस को इस क्षेत्र के पेट्रोलियम भंडार के तौर पर विकसित करना चाहता है। At the end of the day, we ourselves are taking a much more integrated, I would say, connected view of all our neighbors, of all our ocean neighbors, and we believe that doing that actually allows different parts of our system to come together and work. यात्रा के आखिरी और सबसे अहम दौर में प्रधानमंत्री श्रीलंका पहुंचेंगे। इससे पहले 1987 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कोलंबो गए थे। प्रधानमंत्री की यहां राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से बातचीत होगी। श्रीलंका के रेल नेटवर्क को बढ़ाने में भी भारत परियोजना बनाने जा रहा है। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका भले ही सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भारत से गहरे रूप से जुड़े हुए हों, लेकिन व्यापारिक और रणनीतिक महत्व बहुत अधिक होने के कारण चीन ने भी इधर के दिनों में इन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री की इस यात्रा के नतीजों का सबको इंतजार रहेगा। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांता के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में भारतीय महिला प्रभा अरुण कुमार की हत्या करने वाले का 2 दिन के बाद भी अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। विदेश मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से इस मामले को प्राथमिकता से सुलझाने की मांग की है। न्यू साउथ वेल्स राज्य के प्रमुख के मुताबिक IT सलाहकार की हत्या मामले की तेजी से जांच के लिए विशेष जासूसी दस्ते भी बनाए गए हैं।
आईटी सलाहकार प्रभा अरुण कुमार की हत्या के मामले में विदेश मंत्रालय ऑस्ट्रेलियाई सरकार के संपर्क में है। सिडनी में भारतीय कॉन्सुलेट पीड़ित परिवार की पूरी मदद कर रहा है। इस बीच प्रभा अरुण कुमार के पति भी सिडनी पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने इस मामले की विशेष जांच की बात कही है। एक स्पेशल डिटेक्टिव स्क्वाड तैयार किया गया है इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए और उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ने के लिए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उसने शनिवार रात को हुए प्रभा अरुण कुमार पर हमले के तुरंत पहले का वीडियो जारी किया है। न्यू साउथ वेल्स के पुलिस अधिकारी का कहना है कि फिलहाल नस्लीय हमले का सबूत नहीं मिला है। Now, we are considering all options at this point in time, but it's very early in the investigation, so it's difficult for me to assume one thing or another, and we aren't speculating at all. But we have nothing to suggest at this point in time that this is a racially motivated attack. 41 साल की प्रभा अरुण कुमार की शनिवार रात उस वक्त चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई थी जब वो सिडनी के उपनगर वेस्टमीड में अपने घर लौट रही थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नागालैंड के दीमापुर जिले में स्थिति सामान्य होने के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। 3 दिन के बाद शहर में आज बाजार खुले, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने दोपहर के बाद दुकानों को बंद करने का निर्देश दिए। वहीं इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी आज शाम 6 बजे तक जारी रही। गुरुवार को भीड़ ने शहर में रेप के आरोपी की पीट कर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब तक 43 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बात स्वाइन फ्लू की। देश भर में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 1400 के पार पहुंच गई है। सोमवार को इस बीमारी से 41 लोगों की और मौत हो गई। वहीं असम में स्वाइन फ्लू से पहली मौत का मामला सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में करीब 25,681 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। गुजरात में सबसे ज़्यादा 342 लोगों की इस बीमारी से मौत हुई है। राजस्थान में करीब 330 लोग इससे अब तक मर चुके हैं। बात शेयर बाजार की, जहां पर आज 3 महीने की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 604 अंक लुढ़कर 28,845 पर बंद हुआ। निफ्टी 181 अंक कर 8,757 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाए जाने की खबरों से शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, तो वहीं डॉलर के मुकाबले रुपया भी आज 39 पैसे कमजोर हुआ। $1 62.55 का था और इसका असर भी शेयर बाजार पर दिखा। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप क्रिकेट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एडिलेड में आज हुए पूल ए के इस मुकाबले में बांग्लादेश ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को 15 रनों से हरा दिया। साथ ही इंग्लैंड टूर्नामेंट से बाहर हो गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने इंग्लैंड के सामने 276 रनों की चुनौती रखी। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 48.3 ओवर में 260 रनों पर ही सिमट गई। बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे बल्लेबाज महमूदुल्लाह, जिन्होंने 103 रन बनाए और वो बांग्लादेश की तरफ से विश्व कप में पहला शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बने। विश्व कप क्रिकेट में कल टीम इंडिया का आयरलैंड से अहम मुकाबला होगा, क्योंकि अगर भारत जीत हासिल करता है तो विश्व कप क्रिकेट में लगातार 9 मैच जीतने वाली वो दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। टीम इंडिया ने पिछले वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को हराकर अपने विजय अभियान की शुरुआत की थी। वैसे पूल बी में 4 मैचों में लगातार जीत के साथ भारतीय टीम टॉप पर है और वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। कल के मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह है। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। कोयला खदान आवंटन के एक मामले में झारखंड इस्पात प्राइवेट लिमिटेड पर आरोप तय करने का आदेश दिया गया है। सीबीआई अदालत ने कंपनी के निदेशकों आरसी रंगूटा और आरएस रंगूटा पर भी मामला चलाने का आदेश दिया। इन पर धोखाधड़ी, साजिश और जालसाजी करने का मामला चलेगा। सत्यम घोटाला केस में हैदराबाद की विशेष अदालत अब 9 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस मामले में सत्यम के संस्थापक बी रामलिंगराजू समेत 10 आरोपी हैं। खातों में धोखाधड़ी का ये मामला साल 2009 में सामने आया था। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। 24 मार्च तक चलने वाले इस सत्र में 11 बैठकें होंगी। 17 मार्च को बजट पेश होगा। उधर विपक्ष यूरिया संकट को लेकर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी आज पटना में एक दिन के उपवास पर बैठे। वो अपनी सरकार के समय लिए गए फैसलों को रद्द करने का विरोध कर रहे हैं। मांझी ने नीतीश कुमार सरकार की ओर से इन्हें रद्द करने को गलत बताया।
पंजाब के मोहाली में लुटेरों ने आज एक्सिस बैंक की कैश वैन से करीब 1 करोड़ 34 लाख रुपए लूट लिए। वारदात मोहाली जिले के सनीता गांव के पास हुई। लुटेरों ने वैन के गार्डों से मारपीट की और पैसे लूटकर फरार हो गए। सऊदी अरब ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट से अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए पाकिस्तान से सैन्य मदद मांगी है। इसके बदले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आर्थिक पैकेज देने की पेशकश की है। कश्मीर में आज इस सर्दी की सबसे भारी बर्फबारी हुई। श्रीनगर में कल से करीब 18 इंच बर्फ गिरी। इससे जम्मू श्रीनगर राजमार्ग दूसरे दिन भी बंद रहा। कश्मीर घाटी में 4 महीने की ठंड की छुट्टी के बाद आज से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो गयीं। प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज दिल्ली में अमर जवान ज्योति पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने भी शहीद जवानों को याद किया।